स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या में। बच्चों, अभी हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 से संबंधित बैच ले रहे हैं। ये बैच डेडिकेटेड है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 को और साथ ही साथ होमगार्ड के लिए भी। इसमें जो जीएस का मैं भी पोर्शन ले रहा हूँ, इसमें जितना क्वेश्चन आप देखोगे होमगार्ड और कांस्टेबल दोनों में एक क्वेश्चन एक ही जैसा पूछा जाता है। उसके अलावा जो जीएस का मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन जो बता रहा हूँ, वो एक्सप्लेनेशन आपको दूसरे एग्जाम में भी मदद करेगा। तो यूपी कांस्टेबल भर्ती 2026 संबंधित ये क्लास है, लेकिन जितने बच्चे दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे का कर रहे हो या एसएससी सीजीएल का, उनके लिए भी ये क्लास समान रूप से उपयोगी है। बच्चों, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला में आज मैं बात करने वाला हूँ आपके सामने 27 जनवरी 2019 को शिफ्ट 2 में हुए जीएस के बारे में। हम लोग पूरे जीएस के क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और उससे मैक्सिमम कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी चर्चा करते हैं। चलो बच्चे, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नृत्य कौन सा असम से संबंधित है? कुछ नृत्य का नाम दिया गया है, आपको बताना है कि असम से संबंधित कौन सा नृत्य है। ऑप्शन है नौटंकी, कथकली, बिहू या गरबा। और आपका जवाब इसमें होगा बिहू। एक डिस्क्लेमर शुरू में फिर मैं दे दूं, क्लास शुरू हो चुका है, आप लोग पेन और पेपर लेके बैठा करो। जैसे जैसे मैं क्लास में क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोग उसका आंसर खुद देते चलो मेरे आंसर देने से पहले। तो जब क्लास समाप्त होता है तब आप देखो कि कुल 38 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही करने में सक्षम हो पाते हो। अगर आप लोग 32 या उससे ज्यादा क्वेश्चन का जवाब देते हो तो इसका मतलब है कि आपका तैयारी सही दिशा में जारी है। चलो आगे इस पे बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। बिहू जैसा मैंने बताया, कुछ बातें इसके बारे में कर लेते हैं। बिहू असम के 3 अलग-अलग सांस्कृतिक त्योहारों के एक समूह को दर्शाता है। एक रंगोली बिहू होता है जो अप्रैल में मनाया जाता है, एक कोंगाली बिहू है जो अक्टूबर में, भोगली बिहू जनवरी में मनाया जाता है। लोगों के लिए मैंने बताया कि मैं डिटेल में क्वेश्चन बताऊंगा, जितने ऑप्शन है उससे संबंधित भी मैं चर्चा करूंगा। आपको एग्जाम में इस प्रश्न में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं बिहू के अलावा, नौटंकी, कथकली और गरबा। तो चलो ये भी जान लेते हैं कि नौटंकी कहाँ पे होता है, कथकली कहाँ पे फेमस है और गरबा कहाँ पे फेमस है। कथकली बच्चों आपके यूपी में से संबंधित है, नौटंकी सॉरी, और कथकली केरल, गरबा गुजरात से। अगला प्रश्न है, डैश योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई। किस तरह के किस योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई? ऑप्शन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वर्ण भारत योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना या अटल पेंशन योजना। तो इसका जवाब है बच्चों प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसमें ये अगस्त 2014 में लॉन्च हुआ है बच्चों, और जब ये लॉन्च हुआ था तब इसमें 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया गया था, लेकिन बाद में इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को 5,000 से बढ़ा के 10,000 कर दिया गया है। इसलिए अगर अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तो आपका जवाब होना चाहिए 10,000, लेकिन जिस साल एग्जाम हुआ था उस साल इसका जवाब था 5,000 रुपया। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस बच्चे को हमारी क्लास का पीडीएफ चाहिए वो फ्री में हमारी पीडीएफ ले सकते हैं। इसके लिए बस आपको एक काम करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और फ्री में हमारे क्लास का पीडीएफ नोट ले लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे जाने के लिए क्यूआर कोड आपको दिख रहा होगा आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे, जहाँ पे हमारा क्लास आप देख रहे हैं वहां पे आप स्कैन कीजिए और डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए। वहां से आप पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जुड़ के आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते हैं। जो बच्चा आज पहली बार हमारा क्लास देख रहा है, कृपया करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश। आपका जवाब है बच्चों इसमें बिहार। इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। मगध दक्षिण बिहार में एक प्राचीन भारतीय राज्य था। यह 16 महाजनपदों में एक गिना जाता था। भारत के दो बड़े साम्राज्य मौर्य और गुप्त साम्राज्य की उत्पत्ति मगध में हुई थी। इसकी राजधानी बच्चों पाटलिपुत्र थी, जिसे कि अभी पटना कहा जाता है। 16 महाजनपद में कौन कौन से महाजनपद है मैंने पहले ही बताया था कि डिटेल में हम लोग हिस्ट्री की क्लास, सारे जीएस पोर्शन की क्लास बस 5-6 दिनों के बाद शुरू करने वाले। बच्चों, अभी तक मैं लगभग 17-18 पेपर जीएस का बता चुका हूँ और 2024 में कुल मिला के 14 शिफ्ट में जीएस का एग्जाम हुआ था। उसके अलावा भी मैं अलग अलग सालों का बता दिया हूँ।
आगे 3-4 साल का और बताऊँगा, उसके बाद हम लोग मेन सिलेबस में आ जाएँगे। वहाँ पे जो अभी जितनी बातें चल रही है उसको मैं डिटेल में बताऊँगा, मैं नोट डाउन करते जा रहा हूँ कि क्या-क्या आपके सिलेबस में है और सारा चीज़ बहुत अच्छे से संक्षेप में लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ में बताऊँगा। अगला सवाल है भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? हमेशा कोई कि जिस क्वेश्चन में नहीं हो लगा हो, उस क्वेश्चन में नहीं को एक बार नहीं के सामने टिक लगा लो क्योंकि हो सकता है आप इस चीज़ को भूल जाते हो। पता चले कि जैसे ही आप पढ़ना शुरू करते हो, जो ऑप्शन आपको पहला दिखेगा उसमें आप टिक मार दोगे, लेकिन इसीलिए नहीं पे टिक ध्यान से रखो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है नहीं। ऑप्शन है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र का संगठन। जिसे आसियान कहते हैं, राष्ट्रकुल, जी20 या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसे सार्क कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत इसमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो बच्चों भारत आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का सदस्य भारत नहीं है। आसियान में जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय 10 सदस्य आसियान के थे। इस ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, अ, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। लेकिन अब आज के समय में आसियान में सदस्य देशों की संख्या 10 से बढ़ के बच्चों 11 हो गया है। इसे नोट कर लो, मैंने 10 जानबूझ के लिखा है क्योंकि एग्जाम जिस समय हुआ था 2019 का ही पेपर है, उस समय 10 सदस्य हुआ करता था, लेकिन 2025 में तीसरा देश इसमें शामिल हुआ और तीसरा देश का नाम है बच्चों तिमोर लिस्टे। तिमोर लिस्टे ये आसियान का बच्चों 11वां सदस्य बना है। ये 2025 में मलेशिया में आसियान समिट में इसको शामिल करने पे सहमति बनी थी। आज के डेट में आसियान में कुल 11 सदस्य देश हैं। अगला सवाल है किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता था? बच्चों कुछ क्वेश्चन सिर्फ उसी साल के लिए रिलेवेंट होते हैं। इस साल 2024 में 2024 का जो पेपर हुआ और अब 2026 हो रहा है। 2026 में ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, तो आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था तो मैं आप उसका आंसर बता दूं, इसका जवाब होगा भारत। 2018 कैरम वर्ल्ड कप भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को 3-0 से हराकर जीता था। यह प्रतियोगिता दक्षिण कोरिया के चुनचियान में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है विश्व बैंक की उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? उद्योग सहजता सूचकांक, शायद ये नाम आप नहीं सुने होंगे, लेकिन इसका इंग्लिश नाम आप लोग में से ज्यादातर बच्चे सुने होंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जी हाँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है 50वां, 150वां, 200वां या 100वां, और इसका जवाब होगा 100वां। तो जब 2018 में बच्चों इस भारत का स्थान था, यहाँ पे मैंने बता दिया, भारत 2018 में भारत का स्थान था 100वां और 2017 में था 130वां। आप अगले साल मतलब 2019 में भारत का स्थान 2019 में भारत का स्थान हो गया 77वां। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक निकालती है, लेकिन 2021 से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक ने निकालना बंद कर दिया है। तो ज्यादा संभावना ये है कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछा भी जाएगा, आपसे ये पूछा जाए कि अंतिम साल जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निकला था उस समय भारत का क्या रैंक था, तो उसको जरूर देख लो। लास्ट ईयर जब 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक ने निकाला था, उस समय भारत का पोजीशन 63rd था। आप इसे नोट कर लो, 63rd 63rd था 2019 में। 2020 में 2021 के बाद से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निकलना बंद हो गया है। अगला सवाल है ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को डैश ब्लॉक नाम दिया गया है। ऑप्शन है केनिया, तंजानिया, सूडान या युगांडा, और आपका जवाब है सूडान। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय का नाम सूडान ब्लॉक रखा गया है। यह पूर्वी अफ्रीकी अभियान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सूडान थिएटर में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में इसका नाम रखा गया है। अगला सवाल है टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंद में 130 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है अंजलि भागवत, हरमनप्रीत कौर, अंजू बॉबी जॉर्ज या अनुराधा मिश्र। बच्चों ये देखो, एक तो उस समय का सवाल है इसलिए इस तरह का सवाल अब नहीं आएगा,
लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, अगर उस साल भी कोई बच्चा एग्जाम देता तो सब बच्चा जिसको थोड़ा बहुत भी जनरल स्टडी पता है वो सही मार देता, अगर फैक्ट ना भी पता हो, क्योंकि जितने भी यहाँ पे 4 एथलीट के नाम दिए गए सब सब अलग-अलग से बिलॉन्ग करते हैं। इसमें क्रिकेट की बात कर रही है, वो चारों ऑप्शन में सिर्फ हरमनप्रीत कौर है जो क्रिकेट खेलती है, बाकी अंजलि भागवत ये निशानेबाजी से संबंधित है, अंजू बॉबी जॉर्ज ये लंबी कूद से संबंधित है, अनुराधा बिस्वाल ये ऊंची कूद से संबंधित है। सिर्फ हरमनप्रीत कौर एक क्रिकेटर है। अगर थोड़ा बहुत भी किसी को आइडिया रहेगा तो पक्का वो जवाब दे देगी। हरमनप्रीत कौर, जैसे मैंने बताया, इसका जवाब हरमनप्रीत कौर है। इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने गुयाना में आईसीसी महिला विश्व कप टी20 2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला टी20 शतक बनाया। उन्होंने 51 गेंद में 103 रन बनाया। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? ऑप्शन है अवटु ग्रंथि, अग्नाशय, तिल्ली या अस्थिमज्जा। और इसका जवाब बच्चों होगा तिल्ली, जिसको स्प्लीन कहा जाता है। तिल्ली पुरानी या क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट को हटाने के लिए जिम्मेदार होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जो खराब लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनको ये हटा देता है। इसे अक्सर रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। यह रक्त को फिल्टर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। और बच्चों देखो इसका ये कहाँ रहता है, ये पेट के ऊपर लेफ्ट साइड में रहता है। देखो पेट के ऊपर यहाँ देख रहे हो आप, लेफ्ट साइड में रहता है। अगला सवाल है, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? ऑप्शन है प्लेटिनम, चांदी, क्रोमियम या तांबा। और आपका जवाब होगा तांबा। गुलाब सोना, जिसे कि रोज गोल्ड कहते हैं, एक सोने तांबे की मिश्र धातु है। तांबे की मात्रा जितनी अधिक होगी लाल रंग उतना ही गहरा होता है। आमतौर में 75% सोना होता है, 25% तांबा होता है रोज गोल्ड में। अगला सवाल है, मोनोमर कैप्रोलैक्स का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? ऑप्शन है टेफ्लॉन, नायलॉन 6, बेकेलाइट या केवलर। और आपका जवाब होगा नायलॉन 6। इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। नायलॉन 6 एक बहुलक है जिसे कैप्रोलैक्स नामक एक मोनोमर के बहुलीकरण द्वारा संश्लेषित किया जाता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कैप्रोलेक्सम में 6 कार्बन होते होते इसे इसे नायलॉन 6 कहा जाता है। प्रोसेस बच्चों देख लो, जब कैप्रोलेक्सम को उच्चतम 535 केल्विन नाइट्रोजन के निश्चित वातावरण में गर्म किया जाता है तो वलय टूट जाते हैं और बहुलीकरण से होकर ये गुजरने लगता है। अगला सवाल है, शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा डैश है। ऑप्शन है M1L2T-2, M1L2T-3, M1L3T-2 और M1L3T-3। और आपका जवाब होगा M1L2T-3। इसको समझते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। पहले परिभाषा पे हम लोग ध्यान देते हैं। किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाला घातों को उस भौतिक राशि का विमाएं, जिसे डायमेंशन कहते हैं, विमाएं इंग्लिश में डायमेंशन कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा कि पावर, शक्ति को निकालने का तरीका क्या है बच्चों? पावर पावर होता है कार्य अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, ये होता है पावर। अब यहाँ पे देखो वर्क क्या है, वर्क निकाला जाता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क निकल जाता है। फोर्स वो है, फोर्स क्या है बच्चों? फोर्स है M L T-2 और इंटू डिस्प्लेसमेंट L। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से दो, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे L1, L कुछ नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब 1 है, यहाँ पे एक L1 है, तो ये हो गया M L2T-2। अब पावर निकालने के लिए बच्चों, मैंने बताया पावर निकालने के लिए क्या करते हैं, पावर निकालने के लिए वर्क अपॉन टाइम कहा जाता है। तो वर्क हमारा हो गया है ये ML2T-2 अपॉन E इक्वल टू ML2T, और ये नीचे से T ऊपर चला जाएगा तो एक माइनस हो जाएगा, यहाँ -2 है तो यहाँ पे हो जाएगा -3। तो आंसर हो जाएगा ML2T-3। ऑप्शन में M1 दिया हुआ है,
M1 और M एक ही मात हो गया, अगर पावर कुछ नहीं रहता इसका मतलब है कि वहां पे पावर 1 है। ग्राफ के माध्यम से भी मैं समझा दिया हूं, इसे भी आप लोग ध्यान रखोगे। अगला सवाल है बच्चों, CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र है। किसका रासायनिक सूत्र ये है? ऑप्शन है जिप्सम नमक, जिप्सम, गंधक या क्वार्ट्ज। और जवाब है जिप्सम। जिप्सम को बच्चों क्या बोला जाता है? जिप्सम एक मुलायम सल्फेट खनिज है जो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना होता है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का रासायनिक नाम क्या है बच्चों? CaSO4 2H2O। यह बाष्पीकरण खनिज है जो आमतौर पर हेलाइट, एनहाइड्राइड और सल्फर के साथ पाया जाता है। अगला सवाल है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गोरखपुर, हस्तिनापुर, आजमगढ़ या मऊ। और आपका जवाब है गोरखपुर। इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर जो कि यूपी में वहां स्थित है। 1962 में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में इसे स्थापित किया गया था और वर्ष 2013 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और इसे एक गैर संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय के रूप में इसे यूपी गवर्नमेंट ने मान्यता दे दिया। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र होता है? मछली, गरुड़, मोर या गैंडा। जवाब है इसका बच्चों मछली का। यहाँ पे आप एक बार ध्यान से देख लो, इसे ध्यान से देख लो, यूपी पुलिस का प्रतीक को देख लो, यहाँ पे क्या क्या चीजें है? मछली भी है, धनुष भी है, तीर भी है, आ, जो हमारा अशोक स्तंभ है वहां से भी लिया गया है। तो इसको ध्यान से देखो, हो सकता है कि अगले साल आपसे ये भी पूछा जाए, इस बार मछली पूछा गया, अगले साल धनुष तीर पूछा जाए या अशोक स्तंभ का पूछ दिया जाए। एक बार इस चीज को जरूर से आप ध्यान रखोगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतीक रूप में जुड़वा मछलियों का एक माला से घिरा हुआ दिखाया गया है। इसमें भारत के प्रतीक अशोक स्तंभ के साथ धनुष और बाण भी शामिल है। यह गंगा यमुना की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रतीक नीचे सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा के आदर्श वाक्य के साथ पूर्ण होता है। यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य बच्चों या मोटो क्या है? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितने सीटों का योगदान करता है? यूपी में लोकसभा की कुल कितनी सीट है? ऑप्शन है 60, 70, 80 और 90। आपका जवाब इसमें बच्चों होगा 80 सीट है उत्तर प्रदेश में। और इंडिया में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट है। चलो इससे संबंधित कुछ बातें देखते हैं। 80 लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। यह भारत के किसी भी राज्य की तुलना में अधिकतम है। राज्यसभा की कितनी सीट है यूपी का, ये भी देख लो। राज्यसभा की 31 सीट है। बच्चों यूपी स्पेशल मैंने एक दो क्लास पहले भी आपको बताया कि यूपी स्पेशल का भी क्लास विद्या की तरफ से आप लोगों के लिए लाया जाएगा। ये क्लास मई में होगी और मई में यूपी से संबंधित करेंट प्लस कुछ ट्रेडिशनल दोनों चीज बताया जाएगा जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में 80, उसके बाद पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में है 48, फिर वेस्ट बंगाल में 42 और बिहार में 40 है। जो ऑप्शन आपको दिया गया है 80 सीट है उत्तर प्रदेश और इसका जवाब होगा थर्ड नंबर। अगला सवाल है, माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है? ऑप्शन है मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, अक्षय तृतीया। आप लोगों से जो बच्चे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते होंगे उनको इसका जवाब पक्का पता होगा। इसका जवाब है मकर संक्रांति। माघ मेला त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम कहाँ लगता है? एक ही जगह, पूरे भारत में एक ही जगह है जहाँ त्रिवेणी संगम है, वो है गंगा यमुना और सरस्वती का संगम जो कि प्रयागराज में है। यहाँ पे ये वार्षिक जमावड़ा है। माघ मेला मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है, कुल 45 दिन की अवधि तक यह चलता है। अगला सवाल है, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ? ऑप्शन है कानपुर, मथुरा, वाराणसी या अयोध्या। और जवाब आपका है मथुरा। 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी, जिसे पहले काशी कहा जाता है, वहां हुआ था। बच्चों एक चीज मैं बता दूं, ध्यान से देखो, 1440 ईस्वी है। लगभग मैंने 6-7 सोर्स देखा है, 3-4 सोर्स में 1440 लिखा हुआ है, कुछ जगह इनका जन्म ईयर 1398 लिखा हुआ है। ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो ध्यान रखना, कहीं 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 ये 1398 में मिल जाएगा और कहीं कहीं ये 1440 में मिलता है। ज्यादा जगह 1440 है, इसलिए मैंने आपको 1440 बताया है। हो सकता है कि आप लोगों में से किसी बच्चे को 1398 में मिल जाए, तो चूंकि इनका किसी जगह एग्जैक्ट मेंशन नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने दोनों बता दिया है। इनका लालन पोषण एक जुलाहा परिवार ने किया था
जिनके नाम नीरू और नीमा थे। इनकी प्रमुख कृतियां बीजक, साखी और ग्रंथावली है। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद डैश द्वारा रखी गई थी। किनके द्वारा रखी गई थी? ऑप्शन है बड़े गुलाम अली खान, बाछू खान, बिस्मिल्लाह खान या अमजद अली खान। बाछू खान को बख्श खान कहा जाता है, तो जवाब आपका होगा बाछू खान या बख्श खान। और एग्जाम में आपको कुछ भी लिखा जा कुछ दे सकता है, तो उसको ध्यान से देखना। यहाँ पे बाछू खान लिखा गया, कहीं कहीं इसको बख्श खान भी लिखा जाता है। लखनऊ घराने की नींव दिल्ली घराने के संस्थापक सिंगरा खान के पुत्र उस्ताद बख्शू खान ने रखा था। जैसे मैंने बताया, इसका कहीं कहीं नाम बाछू खान है, कहीं कहीं बख्श खान है। दोनों नाम से यूज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप कुछ भी दिया जाएगा, आप कंफ्यूज मत होना। दोनों का नाम इन्हीं से जुड़ इन्हीं को बिलोंग करता है। इनके पिता से प्रशिक्षण के बाद उन्होंने उस्ताद बख्शू खान नवाबों के पास प्रदर्शन करने के लिए लखनऊ आ गए थे। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और दूसरा रंग क्या है? ये आपको बताना है। ऑप्शन है हरा, नीला, पीला और नारंगी। और जवाब आपका होगा नीला रंग। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, एक लाल और एक नीला। 1863 में गठित हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस, और भारत की सबसे पुरानी पुलिस इकाइयों में से एक है। लाल रंग किसको डिनोट करता है बच्चों? लाल रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। देखो, यूपी पुलिस से क्वेश्चन एक ना एक आपको आएगा, ये मान के चलो। और जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं बताया है, उसमें मैं डिटेल में यूपी पुलिस से संबंधित सारे तथ्य को बता दिया है। जैसे अभी अगर आप देखोगे लाल रंग और नीला रंग, मैं ये भी बता रहा हूँ कि लाल रंग किसका प्रतीक है। हो सकता है कि अगले बार आपसे पूछा, या इसी साल 26 में जो एग्जाम होने वाला है, आपसे पूछ लिया जाए कि लाल रंग किसका प्रतीक है, तो आपको बताना होगा कि साहस और बलिदान का प्रतीक है लाल रंग। जबकि नीला रंग बच्चों शांति और सत्य का प्रतीक माना जाता है। मीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में? ऑप्शन है भोजपुरी, खरीफ बोली, ब्रज भाषा या उर्दू। जवाब आपका है ब्रज भाषा। जवाब देने से पहले ब्रज भाषा है। और छाप तिलक सब छीनी एक गजल है, जो ब्रज भाषा की 14वीं शताब्दी की सूफी फकीर अमीर खुसरो द्वारा लिखी और रची गई थी। आगे बढ़ने से पहले बच्चों एक क्लास संबंधी इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो बच्चा हमारे क्लास का पीडीएफ और स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहता है, वो टेलीग्राम चैनल पे जाके आराम से डाउनलोड कर सकता है। जो पहली बार हमारा चैनल देख रहा है, वो कृपया करके यूट्यूब पे यह मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे सबसे पहले हमारा वीडियो आपके पास पहुंचे। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वर्ष 2015 में स्वामी राम रामभद्राचार्य को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। और जवाब आपका होगा पद्म विभूषण। इनके बारे में कुछ बात करते हैं। स्वामी रामभद्राचार्य एक हिंदू धार्मिक नेता, शिक्षक और संस्कृत के विद्वान हैं, जिन्हें मई 2015 में नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक सम्मान के दौरान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान बच्चों भारत रत्न होता है, दूसरा सम्मान पद्म विभूषण है, तीसरा तीसरा सम्मान पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री है। अगला सवाल है, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर, जो कि राज्य कर है, को शामिल किया गया? ऑप्शन है चुंगी, संपत्ति कर, आयकर या स्टाम्प शुल्क। और जवाब आपका होगा चुंगी। वस्तु एवं सेवा कर एक प्रत्यक्ष कर है, जिसमें कई कर और लगान शामिल है, जैसे कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, सरचार्ज, राज्य स्तरीय मूल्य वर्धित कर, वस्तु के अंतर राज्य परिवहन पर लागू होने वाला अन्य लेवी, जिसे चुंगी कहते हैं, उसको भी जीएसटी में शामिल किया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये आपका सवाल है। 17 जनवरी, 7 अप्रैल, 1 अगस्त या 21 सितंबर। और सही जवाब है 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी कारण है। इसी दिन 7 अप्रैल को बच्चों 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। उन्हीं उसी को चिन्हित करने के लिए बाद में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नियोन लैंप का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है जॉर्जेस क्लाउड, सैमुअल कोल्ट, मार्टिन कूपर या विलियम कुलेन। और आपका जवाब होगा जॉर्जेस क्लाउड। फ्रांसीसी इंजीनियर, केमिस्ट और आविष्कारक जॉर्जेस क्लाउड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1902 में एक दीपक बनाने के लिए नियोन गैस की एक मोहर बंद
जिसे कि सील्ड मोहरबंद का मतलब होता है सील्ड ट्यूब में विद्युत विसर्जन किया गया था। उन्होंने 11 दिसंबर 1910 को सार्वजनिक रूप से पहली बार पेरिस में नियोनेम का प्रदर्शन किया था। अगला सवाल है, डैश एक ऐसी छवि है जो प्राय फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन है बायो, सेल्फी, अवतार या मुखौटा। और आपका जवाब होगा अवतार। ये आप लोगों में से मुझे लगता है आज के समय में ज़्यादातर बच्चे को पता होगा, खासकर उन बच्चों को जो सोशल नेटवर्किंग साइट पे उनको ज़रूर पता होगा। आप लोग देखते होंगे कि सोशल नेटवर्किंग साइट में बच्चों मेल या फीमेल चूज़ करने का ऑप्शन होता है। उसके बाद वहाँ पे कुछ फ़ोटो ल लगे रहते हैं, जिसमें से बच्चे अपने हिसाब से चूज़ कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन में मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे कोई मेल है, तो इस तरह का पिक चूज़ कर लेगा कि जो कि दिखा रहा है कि ये मेल है, या ये यूज़ कर लेगा, या ये कोई ना कोई यूज़ कर लेगा। उसे कहा जाता है बच्चों अवतार कहा जाता है। निकोबार निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? ऑप्शन है बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया या नेपाल। और आपका जवाब होगा बच्चों इंडोनेशिया। इसके बारे में कुछ बात करते हैं। इंदिरा पॉइंट भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप का एक गांव है। यह भारतीय क्षेत्र के सबसे दक्षिण बिंदु का स्थान है। सुमात्रा के रोंडो द्वीप जो इंडोनेशिया का सबसे उत्तरी द्वीप है, वहां से इंदिरा पॉइंट की दूरी 163 किलोमीटर है। अब यहाँ पे आपके लिए मैंने डायग्राम भी बना दिया, मैप के थ्रू देख सकते हो कि ग्रेट ये 163 किलोमीटर का दूरी मात्र है इन दोनों के बीच। जो इंडिया का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है वहां से लेके इंडोनेशिया के उत्तरी पॉइंट का। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? बोलीविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना या ब्राजील? आसान सवाल है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं किस राष्ट्रीय उद्यान में? ऑप्शन है जिम कार्बेट, रणथंभौर, काजीरंगा या बांदीपुर। ये जवाब होगा बच्चों कांजीरंगा। कांजीरंगा कहाँ है बच्चों? कांजीरंगा असम में है। असम के गोलघाट और नागांव जिले में स्थित कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया के एक सींग वाले गेंडों के 2/3 संरक्षण निवास स्थल है। और मार्च 2018 में गणना किया गया था, उसके अनुसार काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गेंडों की संख्या 2400 से ज्यादा है। और यहाँ जो है बाघों के लिए भी ये एक सुरक्षित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है काजीरंगा। अगला सवाल है, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी? इम्फाल, ये आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है सबको जवाब आना चाहिए। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। बच्चों मैंने कुछ समय पहले ही बोला था, आज ही बोल रहा हूँ कि जो 7 स्टेट है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, जिसे 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है, कुछ बच्चे को इसके कैपिटल के बारे में कंफ्यूजन आता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार आया है। बस 2 मिनट का काम है, सारे स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट में स्टेट है उसको ध्यान से देखो, उसका कैपिटल क्या है वो भी देखो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैप में मैंने दिखा दिया है इम्फाल, यहाँ पे इम्फाल है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है तो एटलस में देखो। हर दिन 10-15 मिनट एटलस देखा करो, आपके कोर्स में राजधानी, देश राजधानी ये सब मेंशन है। अगर आप एटलस देखोगे तो वहाँ पे जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? अगर आप एटलस देखते रहोगे तो राज्य राजधानी या देश राजधानी ये तो तुरंत याद हो जाएगा। वहाँ पे एटलस में नदी, कौन-सी इंपॉर्टेंट नदी, खासकर इंडिया की नदी के बारे में ज़रूर देख लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अभी तक बाहर की नदियों का उतना ज़िक्र नहीं है, 1-2 क्वेश्चन ही पूछा गया है, लेकिन इंडिया में बहने वाली नदियों का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। मैप में आप देखो कि किसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, वो कहाँ पे जाके किस सागर में गिरती है, ये कहीं विलुप्त हो जाती है, वो सब चीज़ ध्यान रखो। जब ज्योग्राफी का मैं क्लास में आऊँ तो मैप किस तरह से मैप पे काम करना है वो भी बताऊँगा, लेकिन अभी के लिए आप हर दिन 10-15 मिनट भी कम से कम मैप देखना शुरू कर दो। और वापस हम फिर दोबारा इस क्वेश्चन पे आते हैं। इम्फाल पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मणिपुर की राजधानी है। इसका नाम यमपाल से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कई गाँवों की भूमि। इम्फाल भारत के प्राचीन शहरों में से एक है। बच्चों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ-कुछ बात आपको लगेगा कि रेलेवेंट नहीं है। लेकिन मैं जानबूझ के थोड़ा-सा इसके बारे में डिटेल में बता रहा हूँ कि हो सकता है कि एग्ज़ाम में कहीं आपसे पूछ ले। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि इम्फाल का नाम यमपाल से लिया गया है। तो ये हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ दे कि इम्फाल का नाम किस चीज से लिया गया है, या ये भी पूछ दे कि यमपाल से इम्फाल लिया गया है, और और आपको ये बताना है कि यमपाल का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है, यमपाल का मतलब होता है कई गांवों की भूमि। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? गांधीनगर, रांची, अगरतला या भुवनेश्वर?
बच्चों इसका जवाब अगर मैं बता दूं बिना मैप के तो शायद आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आपके दिमाग में रहे, इसके लिए जरूरी है कि मैप के थ्रू आप याद करो, मैप के थ्रू याद करो, या याद करने से ज्यादा मैं कहूंगा कि समझ लो। हम देखते हैं, जवाब तो बच्चों भुवनेश्वर है। देखो मैप यहाँ पे आपको दिख रहा है, इंडिया का मैप। इंडिया के मैप पे आपको दिख रहा होगा कि ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है बच्चों, जो येलो वाला है। ये कुल मिला के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन-कौन सा राज्य ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, ज्योग्राफी में सब पूछ पाऊँगा कि कहाँ से गुजरती है, मकर रेखा कहाँ से गुजरती है। मकर रेखा क्या होता है, मकर रेखा से समय निर्धारण होता है, वो कहाँ से गुजरती है, क्या कोई ऐसा राज्य है जहाँ से कर्क और मकर दोनों गुजरती होगी, सब चीज़ पे हम लोग आएँगे, ये नहीं है। हम लोग सारी चीज़ पे आएँगे, ज्योग्राफी के क्लास में भी इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन-कौन सा राज्य? गुजरात। देखो गुजरात ये हो गया, ये गुजरात है। उसके बाद है राजस्थान। देखो बच्चों राजस्थान ये हो गया। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कुल मिला के 8 राज्यों से होके कर्क रेखा गुजरती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज्यादा दूर पे कौन सा शहर है? ऑप्शन एक बार देख लो। ऑप्शन में है गांधीनगर, रांची, अगरतला और भुवनेश्वर। यहाँ मैप पे मैंने आप लोगों के लिए बता दिया। ये देखो ये गुजरात गुजर रहा है और यहाँ पे देखो गांधीनगर कहाँ पे, बिल्कुल कर्क रेखा से सटा हुआ है। ठीक उसी तरह से रांची भी सटा हुआ है और उसी तरह से आप देखोगे तो अगरतला भी सटा हुआ है। लेकिन भुवनेश्वर देखो बच्चों, भुवनेश्वर यहाँ पे है, इस जगह भुवनेश्वर है। तो भुवनेश्वर खुद आपको पता चल रहा है कि भुवनेश्वर ज्यादा दूर पे है, तो इसका जवाब होगा भुवनेश्वर। गांधीनगर, रांची और अगरतला कर्क रेखा के बहुत करीब स्थित है। भुवनेश्वर कर्क रेखा के दक्षिण में काफी दूर पे, जो मैंने आपको बताया है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है, जबकि भुवनेश्वर 20.2 डिग्री नॉर्थ पे स्थित है। अगला सवाल है हॉर्न बिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या बिहार। आपका जवाब होगा नागालैंड। इसके बारे में कुछ डिटेल में बात करते हैं। हॉर्निवल उत्सव नागालैंड में हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। यह कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। इसका नाम भारतीय हॉर्निवल, जिसे कि धनेश पंछी कहते हैं, उसके नाम पे रखा गया है। यह नागा जनजातियों की संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करते हैं। बच्चों हमेशा मेरा मकसद होता है एक सवाल से मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने जवाब क्वेश्चन आ सकते हैं उसका जवाब आप लोगों को देना। अगला सवाल है बच्चों, निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी? निर्माण के पश्चात मतलब है आजाद हिंद फौज बनने के बाद। ऑप्शन है बलूचिस्तान, सियाचिन, सिक्किम या इम्फाल कोहिमा। जवाब आपका होगा इम्फाल कोहिमा। और इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। आजाद हिंद फौज, जिसको आईएनए कहा जाता है, ने इंडो बर्मा फ्रंट पर एंग्लो अमेरिकन गठबंधन ने इंडो बर्मा फ्रंट पर एंग्लो अमेरिकन गठबंधन सेना के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। इसकी एक टुकड़ी ने इम्फाल कोहिमा क्षेत्र में जापानी सेना के साथ मिलकर कार्रवाई शुरू कर दी। महीने की पहली ये बड़ी कार्रवाई थी। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की मुख्य भूमि पर लड़ा गया था। अगला सवाल है महाराष्ट्र में पोला त्योहार किस जानवर की पूजा किया जाता है? पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है महाराष्ट्र में? ऑप्शन है सिंह, वृषभ, हाथी या सांप। और आपका जवाब होगा वृषभ, बुल। पोला एक वृषभ सम्मान समारोह है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किसानों द्वारा मनाया जाता है। इसके अंतर्गत किसान अपने बैलों को सजाते हैं और खेती में उनकी सहायता के लिए उनका धन्यवाद देते हैं। ये मानसून की बुआई और खेती के काम के बाद अगस्त या सितंबर के महीनों में मनाया जाता है। अगला सवाल है भारत का संविधान भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार किसे देता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या राज्यसभा। तो जवाब आपका होगा राष्ट्रपति। देखो बच्चे आर्टिकल मैंने पहले ही बताया कि आप लोगों को क्या बिल्कुल याद रखना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, ये भी उसी का पार्ट है। पॉलिटी के क्लास में मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगभग 50-55 आर्टिकल बता दूंगा जिसको आपको हमेशा याद रखना है। और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो मैं रूपरेखा देख रहा हूँ, लगभग उसी आर्टिकल से सवाल पूछा जाता है, तो हम लोग उससे ज्यादा तैयारी करके जाएंगे जब एग्जाम के लिए हम लोग पॉलिटी का सेक्शन बस 5-7 दिनों बाद शुरू करेंगे। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 76(1) के तहत भारत के महान्यायवादी, जिसे कि अटॉर्नी जनरल कहते हैं, की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका प्रावधान किया गया है या इसके बारे में बताया गया है।
यह देश का अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है, यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य होना चाहिए। कोई भी अटॉर्नी जनरल कोई भी अटॉर्नी जनरल तभी बनेगा बच्चों, जब वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए मान्य होगा, तभी उसे भारत का अटॉर्नी जनरल, ये महान्यायवादी बनाया जा सकता है। अगला सवाल है, डैश की राइस्टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पे एकस अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। और आपका जवाब है बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। राइटेक इंक संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक निजी कंपनी है। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में एग्जैक्ट 1997 की बात की गई, कंपनी ने बासमती चावल के लिए अमेरिकी पेटेंट प्राप्त किया और इसके बाद बासमती ऐतिहासिक रूप से भारत और पाकिस्तान में सदियों से उगाया जाता है। भारत के विरोध के बाद पेटेंट को चुनौती दी गई थी और बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत और पाकिस्तान ने इसके लिए विरोध दर्ज किया था और बाद में भारत के पक्ष में ये गया था। अगला सवाल है, भारत का मूल रूप संविधान किनके द्वारा हाथ से लिखा गया है? ऑप्शन है रफी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू, प्रेम बिहारी नारायण रायजदा या कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। और आपका जवाब होगा बच्चों इसमें प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसे भी समझ लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इतना फैक्ट, इतने 2-3 फैक्ट और मैं बता दिया हूं कि हो सकता है इस बार एग्जाम में यही पूछ दे। भारत का मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा सुंदर सुलेख के साथ बढ़ती इटैलिक शैली में लिखा गया। कभी मौका लेगा तो आप लोग इसे डाउनलोड करके देखो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सजाया गया था। इसमें बेहद राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस शामिल थे। इनको सजाने में दो आदमी का बहुत योगदान था, एक बेहद राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। तो ध्यान रखो इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, एग्जाम ओरिएंटेड ये क्वेश्चन है। अगला सवाल है बच्चों, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था, तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहा जा रहे थे? उत्तर है प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, केपटाउन या डरबन। आपका जवाब है बच्चों प्रिटोरिया। घटना है बच्चों 7 जून 1893 को है, जब महात्मा गांधी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। डरबन से प्रिटोरिया आप मैप के थ्रू आपको याद रहेगा, डरबन से प्रिटोरिया की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है पीटर मार्टिन्सबर्ग। पीटर मार्टिन्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे से उनको बाहर निकाल दिया गया था, जबकि उनके पास वैलिड टिकट भी था। कहा जाता है कि यही घटना जो है उनका जो सत्य और सत्य अहिंसा और झूठ के खिलाफ था, सत्य अहिंसा को लेके इस घटना ने उनके अंदर प्रेरित किया और इस घटना ने उनको ये प्रेरित किया कि नहीं, अन्याय के खिलाफ कैसे खड़ा हुआ जाता है। और इसके बाद वो भारत में आते और उसके बाद तो पूरा इतिहास ही आप लोग जान ही रहे महात्मा गांधी का योगदान। बच्चों आज का क्लास यहीं तक है, बस हमारे क्लास से जुड़े रहिए। हम लोग बहुत जल्दी आपके लिए दूसरे सब्जेक्ट पे भी क्लास लाने वाले हैं। जो बच्चा आज पहली बार जुड़ रहा है वो कृपया करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जो हमारे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग आपको व्हाट्सएप पे दिखाई देंगे। हमारे व्हाट्सएप ऐप पे और हमारे वेबसाइट जिसका एड्रेस है www.yedvidya.com, वहाँ पे आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। इसके लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए या वेबसाइट पे जाके मॉक टेस्ट दीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी हम लोग अवेलेबल है आपके लिए। कोई भी समस्या हो तो जो स्क्रीन पे नंबर है 8178333895 उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारी टीम आपसे बात करेगी। आप अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए बच्चों, इससे यज्ञ विद्या को अपना क्लास और बेहतर करने में मदद मिलेगा। आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित किस पेपर में दिक्कत हो रहा है उसे भी बताएं, उस पे हम लोग आपके लिए कोई वीडियो लेके आएंगे। आपने हमारा क्लास देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस बने रहिए यज्ञ विद्या के साथ, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो। ओके, बाय बाय।